ये आज का दूसरा भाग है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्यों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत में जो भू का उपयोग है, भू उपयोग प्रारूप है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार मतलब मिट्टी के प्रकार, मानवीय कारक जैसे बहुत सारे मानवीय कारण हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब है कि जनसंख्या किस तरह की, कितनी जनसंख्या है वहाँ पर। वैसे तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, उसके एवरेज से जनसंख्या घनत्व को देखा जाता है। प्रौद्योगिकी की क्षमता कितनी है वहाँ पर, कैसी संस्कृति है उस जगह की, कैसी वहाँ की परंपराएं हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। आगे है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक से मतलब जहाँ पर भूमि है, मतलब एक तो ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल तो 32 लाख, वैसे तो इसका पूरा क्षेत्रफल होता है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ऊपर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। तो इस भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 99% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। मतलब जो इतना वर्ग क्षेत्रफल है, इसके कितने प्रतिशत, 99% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी, आगे देखें, इसमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। मतलब हमारी कुछ भूमि जैसे पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ चीन के कब्जे में है, तो उस क्षेत्र को इसमें सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। मतलब कुछ जगह स्थायी चारागाह हैं, वहाँ पर मतलब हमेशा पशु ही चरने जाते हैं और कोई काम वहाँ पर नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या स्थायी चारागाह होते हैं। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। मतलब वहाँ पर इतने पशु इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो उनको मतलब चारा उपलब्ध कराने के लिए ये सब काम होते हैं। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ये कह रहा है वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। जो प्रति मतलब जो वर्तमान में है उसके अतिरिक्त जो है वो अनुपजाऊ है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अगर इस भूमि पर हम अगर फसल उगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लागत लगेगी। जैसे वहाँ पर सबसे पहले तो यही होगा कि वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, है ना। वहाँ की मिट्टी इस लायक पहले बनानी पड़ेगी बहुत मेहनत करके कि उसमें कोई फसल बोई जा सके। फिर वहाँ पर पानी की भी समस्या होगी, है ना। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। इस तरह की भूमि को 2-3 वर्षों में 1-2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत को कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब जो भूमि चारागाहों पर है और प्रति भूमि है, इन सबको भी शामिल कर लिया जाए तब भी कुल कितने, लगभग 54% हिस्से पर ही खेती